अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस चैनल में केमिस्ट्री विथ इम्तियाज़ मरी में हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली। तो इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो में बनाया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। उसके साथ साथ आप इस फर्स्ट पार्ट को भी देखना मत भूलिएगा। तो आज सेकंड पार्ट को डिफाइन करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove valence electron from outermost shell of atom in the gaseous state। किसी भी एटम के लास्ट शेल में जो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और इसके बाद कुछ कॉन्सेप्चुअल रीजन भी पढ़ेंगे। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी के जो टाइप्स हैं उसमें मेन हमारे पास होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो थ्री मेन टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो फर्ज करें कोई भी हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एक एटम है। इस एटम का ये वैलेंस शेल है और इस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया सबसे पहले इस एटम को हम गैसियस स्टेट में ही तब्दील करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी फिर मालूम होगी। तो अभी देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर इस एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, तो आपने क्या किया कि सबसे पहले इस एटम से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी सप्लाई की। तो जब आप एनर्जी सप्लाई करेंगे फॉर रिमूविंग ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, तो फॉर एग्जाम्पल आपने एनर्जी सप्लाई की 3 जूल और इस 3 जूल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकल आया, तो हम कहेंगे कि ये जो एनर्जी हुई दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स किसी भी एटम के लास्ट शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी देखें इस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। जब एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एटम पे कौन सी चार्ज आती है? पॉजिटिव। तो इस एटम पे कौन सी चार्ज आएगी? +1। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू आयन, दैट्स आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अभी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा कि सेम एटम से सेम शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। तो सेम एटम सेम शेल से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एक मरतबा फिर। फॉर एग्जाम्पल हमने एनर्जी दे दी 5 जूल, तो ये हो गई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के सेम शेल से सेम एटम है हमारे पास, सेम शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी देखिए अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो अभी इस एटम पे आएगा चार्ज +2। सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इस एटम पे कितना चार्ज आ गया? +2 आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। अभी देखिए फिर भी क्या कंडीशन है? सेम एटम होना चाहिए, सेम वैलेंस शेल होनी चाहिए। अब इसमें से हम थर्ड
थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एनर्जी दी 7 जूल, तो ये क्या हो गई, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेम एटम से, सेम शेल से जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी थर्ड आयोनाइजेशन तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इस एटम पे चार्ज आएगा +3। तो इसी तरह ये टाइप्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल बात जो मैं आपको समझाना जा रहा हूँ वो ये होती है कि देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 3 जूल, सेम एटम है, सेम शेल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो 5 जूल, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना हुआ, 7 जूल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात होती है कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी एटम से अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, सेम एटम से, सेम शेल से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अभी सेम एटम से, सेम शेल से जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी और भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड, एंड सेकंड ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी ये क्यों है, इसका कॉन्सेप्चुअल रीज़न मैं आपको बता दूँ। तो इसका मेन रीज़न ये होता है बेटा कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, आपको पता है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बराबर होता है। जब आप किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया कुछ एनर्जी लेने के बाद। अब उस एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इस एटम पे चार्ज कितनी आ गई, +1। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद चार्ज आ गई +1 क्यों आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन बढ़ गया, मीन्स नाउ प्रोटॉन बिकम डोमिनेंट। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब पॉजिटिव चार्ज आती है तो प्रोटॉन डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन मैक्सिमम अट्रैक्शन करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को अब निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाला तो अभी प्लस चार्ज आ गई 2। जब 2 प्लस चार्ज आ गई जाहिर सी बात है प्रोटॉन और भी डोमिनेंट हो गया, प्रोटॉन का रेशो और भी बढ़ रहा है। जब प्रोटॉन डोमिनेंट होगा तो और भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा। फिर से जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो उस वहाँ से रिमूव करने के लिए आपको और एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिर आपने सेम एटम से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 3 प्लस चार्ज आएगी, मीन्स और भी प्रोटॉन डोमिनेंट होगा। जितना प्रोटॉन डोमिनेंट होगा उतना इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा उसको ब्रेक करने के लिए आपको और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है सेकंड से, सेकंड ज़्यादा होती है फर्स्ट से, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद प्रोटॉन का रेशो बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, प्रोटॉन की डोमिनेंसी हो जाती है, साइज डिक्रीज होती है। तो इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो हैं वो थर्ड ग्रेटर सेकंड, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट हो जाती है। तो ये है कॉन्सेप्चुअल रीज़न के वह थर्ड आयोनाइजेशन। अब एक बात मैं पूछूं कि टाइम की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, एनाइन की ज़्यादा होगी या एटम की ज़्यादा होगी? तो केटाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी आप कहेंगे ज़्यादा होगी,
क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि केटाइन पॉजिटिवली चार्ज हैं। जब किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आती है तो हम समझ जाते हैं कि इसके पास प्रोटॉन का रेशो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का रेशो कम है। जब प्रोटॉन का रेशो ज़्यादा है, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन देगा, प्रोटॉन वहाँ डोमिनेंट है तो केटाइन की साइज इस्तेमाल हो जाती है। इसी वजह से आपको एनर्जी ज़्यादा लेनी पड़ती है। और जब एनाइन की बात करते हैं तो निगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड एनाइंस। एनाइंस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो प्रोटॉन कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डोमिनेंसी हो जाती है, प्रोटॉन की अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो कल उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी और मिनिमम एनर्जी लेके वो नॉकआउट होगा। तो आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड देयर कॉन्सेप्चुअल रीजन। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अगले थर्ड पार्ट में हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है और कुछ एक्सेप्शनल केसेस को भी डिस्कस करेंगे। आप ज़रूर वीडियो को देखें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।